Hello friends, this is SV. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is very important. Friends, इस महत्वपूर्ण सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे लव वाइगोत्स्की से संबंधित उनकी सोशल थ्योरी, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। लव वाइगोत्स्की की जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है उसको आज हम करने वाले हैं। तो इस थ्योरी में हम जो करने वाले हैं वो टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ रहेगी, जिसका ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 में 20 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सेलेक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन। ये रहा आज के लिए पहला क्वेश्चन। Lev Vygotsky refers to the verbal dialogues that children have with themselves as। Lev Vygotsky की थ्योरी में यानी कि जो मौखिक संवाद होता है जो बच्चे खुद से करते हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा खुद से अपने आप से बातें करने लगे तो लेव वाइगोत्स्की ने उसको क्या कहा है, यानी कि इकोसेंट्रिक स्पीच, प्राइवेट स्पीच, डिस्टॉर्टेड स्पीच या फिर प्रॉब्लमेटिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता या फिर समस्यात्मक वार्ता। फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की की जो मौखिक संवाद है यानी कि बच्चे खुद से बात करते हैं तो उसको प्राइवेट स्पीच इन्होंने कहा है। लेव वाइगोत्स्की 3 तरह की स्पीचेस की बात करते हैं। इसमें पहले की यदि हम बात करें तो सोशल स्पीच, ठीक है, दूसरे की बात करें तो प्राइवेट स्पीच जो बच्चे खुद से बातें करते हैं, एंड तीसरे की बात करें तो साइलेंट एंड इनर स्पीच। फ्रेंड्स, यानी कि लेव वाइगोत्स्की से संबंधित आपने सेशन नहीं देखा है तो हमारे अधिगम मंच चैनल पर जाएं और लेव वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसे जाकर देखें, वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 3 तरह की स्पीचेस की बात करते हैं, लेकिन खुद से जब बच्चे बात करने लगें तो उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो लर्निंग है, अधिगम है, वो क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है या फिर एक अनुबंधित गतिविधि है। तो जब भी लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी की हम बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यानी कि इन्होंने समाज, सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए इनके अकॉर्डिंग जो अधिगम है या फिर लर्निंग है वो एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि बिना सामाजिक इंटरेक्शन के बच्चा नहीं सीख सकता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। जिन प्याजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? दोनों के अनुसार यदि हम बात करें, दोनों का नाम गाहे बगाहे आ जाता है क्योंकि ये दोनों ही कंस्ट्रक्ट बेस्ड यानी कि संरचनावादी हैं। इसलिए प्याजे और वाइगोत्स्की अधिगम को किस रूप में देखते हैं? कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया या फिर सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इससे पहले हमने जो सेशन किया है प्याजे से संबंधित, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, तो कुल मिला के दोनों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, प्याजे और वाइगोत्स्की की बात करें तो वो सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। किसी बच्चे की लर्निंग में एक्टिव एंगेजमेंट चाहते हैं कि जब तक बच्चा पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं रहेगा, प्रत्येक गतिविधि में उसकी सक्रिय भागीदारी नहीं रहेगी, तब तक वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो संरचनावादियों की विचारधारा है कि बच्चा एक्टिव एंगेजमेंट रहे, यानी कि सक्रिय भागीदारी रहे, तभी उसकी लर्निंग प्रोसेस चल पाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करते हैं? कोई एक बच्ची है, यानी कि उसको उचित सुझाव या समझ से बिंदु से बहुत आगे ले जाया सकता है, ठीक है। यानी कि कोई एक बच्चा है, उसका एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक बच्चा अपनी मेहनत से सिर्फ 60% मार्क्स ला सकता है, ठीक है, ये खुद से यदि पढ़ता है तो यदि उसे थोड़ी सी सहयोग, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, बड़े द्वारा थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए तो वो 60 से 90 यानी कि 90% तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र है, वो जो संरचना है, वो जो कौन सा रहेगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि हम बात करें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उसको कहेंगे यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र को
किसी टेम्परेरी सहयोग द्वारा आगे तक बढ़ाया जा सके उसे कहते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD बहुत इंपॉर्टेंट है। ZPD वाइगोत्स्की की थ्योरी से संबंधित। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेसिकली ऐसा क्षेत्र है जो संभावित है, किसी बच्चे का विकास संभावित रहता है यदि उसे अलग से अपने एडल्ट द्वारा, अपने बड़े द्वारा थोड़ी सी सहयोग मिल जाए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो बच्चा आगे कर सकता है। वो सिर्फ एक टेम्परेरी हेल्प रहेगी, यदि उस हेल्प को छोड़ दिया जाए तो बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल यानी अब उस क्षेत्र से आगे बढ़ के और आगे लर्निंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। लव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत जो मानसिक क्षमताएं हैं किसी भी बच्चे की, आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से उच्चतर जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं उसमें बदला जा सकता है। पुरस्कार एवं दंड देकर, सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया द्वारा या क्रिया द्वारा, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा, या फिर अनुकूलन एवं संगठन द्वारा। तो फ्रेंड्स जब भी हम वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ते हैं तो इन्होंने सबसे ज़्यादा सामाजिक जो प्रक्रिया है, सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा जोर दिया है। इसलिए सामाजिक पारस्परिक क्रिया करके, समाज के साथ इंटरेक्शन करके बच्चे की जो आधारभूत मानसिक क्षमता हैं उनको उच्चतर प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। निम्नलिखित में से वो कौन से साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि किसी बच्चे के समाज यानी कि सोसाइटी और कल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, यानी इम्पोर्टेंस दी है। J.B. वॉटसन, लव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सामाजिक यानी समाज और संस्कृति को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं बच्चे के ज्ञान में, बच्चे के संज्ञान में या बच्चे के लर्निंग में, तो वो रहेंगे लव वाइगोत्स्की। ठीक है। इसके साथ यदि हम पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे जो सोशल इंटरेक्शन है उसको बहुत कम मानते हैं किसी बच्चे के विकास में, लेकिन वहीं हम वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी भी बच्चे के विकास में, किसी बच्चे के लर्निंग में समाज की बहुत इम्पोर्टेंस भूमिका मानते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है, इसे समझने की कोशिश करें तो इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिग्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। कोई एक 5 वर्ष की बच्ची है नजमा नाम की, वो एक पहेली सॉल्व कर रही है। ठीक है। नीला टुकड़ा कहाँ है, वो खुद से बात करती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह काला नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग का जो नीला है वो कहाँ है, जिससे जूता बन के तैयार हो जाता। कुल मिला के जो अपने खिलौने हैं इस तरह की उसमें पहेली होती है ना, जैसे उनको जोड़ जोड़ के कोई भी एक टॉय बनाते हैं। तो नजमा नाम की एक बच्ची है 5 साल की, वो कहती है कि नीला वाला टुकड़ा कहाँ है, नहीं गाढ़े नीले रंग का। ठीक है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह की जो वार्ता है वाइगोत्स्की उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। तो फ्रेंड्स ये जो इस तरह की वार्ता रहेगी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की इस तरह की जो वार्ता रहेगी वो रहेगी प्राइवेट स्पीच। ठीक है। तो ये लास्ट मैंने बताया कि 3 टाइप ऑफ स्पीच इसकी बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट हो गई सोशल स्पीच, सेकंड प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड हो गई यानी कि साइलेंट एंड इनर स्पीच। तो ये जो स्पीच रहेगी प्राइवेट स्पीच रहेगी जब बच्चा खुद से बातें करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। बच्चे को संकेत देना, ये मतलब कोई एक बड़ा है या टीचर है, इवन कोई भी एल्डर है अपने छोटे बच्चों को संकेत देता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको सहयोग देता है उनके लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में या कोई भी उसके संज्ञानात्मक विकास को समझ बिठाने में। ठीक है। तो ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का या फिर पाड़ यानी कि ढांचा का। तो फ्रेंड्स
लव-वाइगोत्स्की की थ्योरी में इस तरह का सहयोग जो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं, उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, क्योंकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हमने बात की, ZPD की, कोई एक बच्चा है, यदि वो उसका जोन सिर्फ इतना है, यानी कि वो एग्ज़ाम में खुद से तैयारी करके 60% मार्क ला सकता है। ठीक है, यदि उसे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, कोई टेम्परेरी हेल्प एग्ज़ाम टाइम पे, तो वो 90 तक पहुंच सकता है कुल मिला के। यदि इस जोन की बात करें जो अपने जोन से निकलकर आगे बढ़ता है, उसे ZPD यानी कि जोन ऑफ ZPD, इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि विकास का संभावित क्षेत्र। लेकिन वो जो सहयोग मिले, वो जो टेम्परेरी हेल्प मिले, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाती है, यानी कि उस बच्चे से ज़्यादा जानने वाला ही तो थोड़ी बहुत हेल्प करेगा या सहयोग करेगा। यानी कि हिंदी में यदि बात करें तो उसे ढांचा या पाड़ कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो स्कैफोल्डिंग। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, किसी एक बच्चे का जो निष्पादन है, ठीक है, बच्चा कोई भी एक कार्य करता है, यदि उसके बड़े द्वारा उसे थोड़ी भी हेल्प मिलती है और हेल्प के द्वारा उसका जो कार्य है उसे बढ़ा दिया जाता है, उसके टेम्परेरी हेल्प दे दी जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? खोजपूर्ण अधिगम, समीपत विकास का क्षेत्र, ढांचा, या फिर अंतस्थ व्यक्तिनिष्ठता। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो जो रहेगा, यदि किसी बच्चे को टेम्परेरी हेल्प के द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है, यानी कि वो जो क्षेत्र रहेगा वो उसका ZPD रहेगा, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यदि उसकी जो नॉलेज आगे बढ़ा दी जाती है, 60 से 90% का हम एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं, तो उसे कहेंगे यानी कि स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़ एवं ढांचा, यानी कि उसे टेम्परेरी हेल्प मिलती है। अब पहले बच्चा 60% मार्क लाता है, इसके बाद टेम्परेरी हेल्प के बाद वो 90% प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेस के अनुसार, मतलब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? ठीक है, किसके अनुसार जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक जो संदर्भ है, किसी बच्चे के चिंतन यानी कि जो थॉट है, किसी बच्चे की जो थिंकिंग है, उस पर सामाजिक, उसका समाज, उनकी सोसाइटी, उसका सोशल एस्पेक्ट और जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि इस बात को समझना चाहिए। कौन सी थ्योरी कहती है? लॉरेंस कोहलबर्ग की, पियाजे की, वाइगोत्स्की की, या फिर एल्बर्ट बंडूरा की? कोहलबर्ग की यदि हम बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। पियाजे की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे जो बात रहेगी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लव-वाइगोत्स्की की यदि हम बात करें तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र दिया है, यानी कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ को, ठीक है, बच्चे के चिंतन पर या विकास पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट 11 पर चलते हैं। 11 कहता है क्वेश्चन नंबर, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? लव-वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने यानी कि बच्चों के लर्निंग में सबसे ज़्यादा किस पर बल देते हैं? आनुवंशिकता, नैतिकता, शारीरिक, या फिर सामाजिक? तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया, यानी कि सोशल जो एस्पेक्ट है, समाज पर ज़्यादा, सामाजिक जो एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा बल देते हैं कि बच्चा समाज में इंटरेक्शन के साथ सबसे ज़्यादा सीखता है, उसका लर्निंग प्रोसेस चलता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी बच्चे के विकास में उसका समाज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लव-वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। यदि वाइगोत्स्की के सिद्धांत की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप में दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या फिर बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी कि बी सी डी की यदि हम बात करें तो इनमें से सारे ऑप्शन हट जाते हैं। ना तो वो व्यक्तिगत दत्त कार्य की बात करते हैं यानी कि होमवर्क की, या फिर वो
कठिन सवालों की बात करते हैं यदि हम बात करें तो बुद्धि लब्धांक की भी वो बात नहीं करते। तो सहयोगात्मक जो समस्या समाधान है यानी कि वो सहयोग की बात करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं। ए ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यानी कि कोलैबोरेट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी बात करते हैं। बच्चे पीयर्स में और ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के साथ सोशल इंटरेक्शन की तरह वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए सहयोगात्मक एस्पेक्ट की वो बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसके फोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू। जो इसके फोल्डिंग है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में जो इसके फोल्डिंग है की ओर संकेत करती है। इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करती है? निरूपित शिक्षण की ओर, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति की ओर, या फिर सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग की, या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों को जानने की या पता लगाने की। तो फ्रेंड्स इसके फोल्डिंग को हम बार बार कई क्वेश्चन में रिपीट कर चुके हैं। किसी बच्चे के उसके वयस्क उसके बड़े द्वारा दी गया जो स्थायी हेल्प है, अस्थायी हेल्प यानी टेम्परेरी जो सहयोग है, उसे इसके फोल्डिंग यानी कि ढांचा कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14वां क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बेसिकली है क्या? बच्चों के लिए कार्य बहुत अधिक कठिन होते हैं लेकिन वयस्कों की सहायता से वे उन्हें स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षक का हस्तक्षेप सीखने को बाधित करता है, या फिर विकास वृद्धि का समीपस्थ क्षेत्र है, या फिर सीखना केवल औपचारिक स्थितियों में होता है? तो यहाँ पे सीखना केवल औपचारिक स्थितियों में होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, डी ऑप्शन हट जाएगा। विकास वृद्धि का समीपस्थ क्षेत्र है, सी भी हट जाएगा, और बी की बात करें तो बी भी हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बच्चों के लिए कार्य बहुत कठिन होते हैं। हाँ, जब बच्चे होते हैं यानी कि बच्चे किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत उसे दिक्कत महसूस होती है। यदि उनके वयस्क उनके एल्डर्स द्वारा यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर उस फील्ड में उस सब्जेक्ट में ज़्यादा जानने वाले बच्चे उनसे बड़े यदि उनकी हेल्प करें, उनके टीचर उनकी हेल्प करें तो बच्चे स्वयं से भी उस कार्य को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ZPD यानी कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र कहलाता है। फिर से वही एग्जांपल लूँगा मैं, यानी कि 60% यदि कोई बच्चा लाता है, यदि थोड़ी सी उसे हेल्प मिल जाए तो वो 90% ला सकता है। नेक्स्ट क्लास में वो खुद से 90% ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है यानी कि कोचिंग की। कोचिंग में भी थोड़ी सी उसे हेल्प मिलती है क्योंकि बच्चे 60% तक ही पहुँच पाते हैं। यदि यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास का संभावित क्षेत्र प्रत्येक बच्चे में होता है, यदि थोड़ी सी उसे हेल्प मिल जाए तो वो आगे अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यह था क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्पेस निर्माणवादी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन सकता है? निर्माणवादी मतलब जो संरचनावादी अधिगम है यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग एस्पेक्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो किसका हिस्सा बन सकता है? संज्ञानात्मक प्रशिक्षण का, या फिर उत्तर लिखने का संज्ञानात्मक अभ्यास, या फिर संदर्भीकरण, या फिर बहु अभिव्यक्ति। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण यानी कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मतलब सीधा सीधा यह होता है कि कॉग्निटिव का मतलब संज्ञान से होता है फ्रेंड्स। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञान से, किसी बच्चे के संज्ञान से मतलब यहाँ पे कोई एक सिखाने वाला, यदि किसी बच्चे को यानी सिखाने वाले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉग्निटिव से मतलब कोई एक सिखाने वाला हो गया। अप्रेंटिसशिप का मतलब कोई एक छात्र हो गया यानी कि स्टूडेंट्स छात्र जो एक सीखने वाला है। तो किसी बच्चे को, ठीक है, संरचनावादी जो एस्पेक्ट है, संरचनावादी इस तरह से मानते हैं कि तो किसी बच्चे के संज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसकी लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, उसके मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए उसे चाहिए कि उसे एक सिखाने वाला हो, जो टीचर है या उसका एल्डर है वो सिर्फ सहयोग करे, उसकी हेल्प करे, क्योंकि बच्चे खुद से अप्रेंटिस यानी कि कुल मिला के बच्चे खुद से ज्ञान का सृजन कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके संज्ञान में सिर्फ उसे हेल्प चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले यदि इन क्वेश्चन से वाइगोत्स्की से संबंधित जो थ्योरी हम कर रहे हैं इसमें
क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल रही है तो हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, जो सीटेट 2020 जो 31 जनवरी 2021 को होने जा रहा है उसमें ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बायोगॉस्की से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सेलेक्ट किए लेकिन जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्सेप्ट यदि अधूरा रह जाता है तो दोबारा से पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसे समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पेश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिए। कोई एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स की मदद करना चाहती है, हेल्प करना चाहती है। हेल्प इस स्थिति में क्योंकि वो एक सिचुएशन देती है और चाहती है कि प्रत्येक बच्चा अपने अपने विचार प्रस्तुत करें, अपना अपना सॉल्यूशन दे अलग अलग स्थिति में। इसके लिए ये क्लास के कई समूह बनाती हैं। ठीक है, समूह बना के बच्चों के वाद विवाद और कई तरह के अनेक अवसर अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, कोई सिचुएशन से संबंधित वाद विवाद कराती है और कई सारे अवसर देती है। ठीक, तो इस संबंध में वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को यानी अपने अपने दृष्टिकोण किस तरह से बच्चे प्रस्तुत करेंगे। ग्रुप बनाया, ग्रुप डिस्कशन हुआ। ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम है उसमें अपने अपने एस्पेक्ट देंगे बच्चे, अपने अपने परसेप्शन प्रस्तुत करेंगे। तो इस स्थिति में वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या करेंगे पहले, यानी ग्रुप में सुनने के बाद उनके मस्तिष्क में, उनके कॉग्निशन में क्या रहेगा। निर्माण करेंगे वो अपने किसी परसेप्शन का, या फिर क्रियाकरण करेंगे, या फिर तर्कसंगत यानी कि लॉजिक लगाएंगे, या फिर आत्मसात करेंगे। ठीक है, तो हम इंग्लिश वाले ऑप्शन भी देखते हैं, यानी कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि उस परसेप्शन, उस थॉट को कंस्ट्रक्ट यानी कि उसका सृजन करेंगे, या फिर ऑपरेशनलाइज करेंगे, या फिर रैशनलाइज करेंगे, या फिर इंटरनलाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्थिति में जब बच्चे ग्रुप में, एक ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप, इस ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो आपस में बच्चे एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो अपने आप को यानी कि इंटरनलाइज करेंगे, यानी कि चीज़ों को आत्मसात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में प्रत्येक बच्चे के साथ जो पीयर्स में उन्होंने डिस्कस की उसे आत्मसात कर लेंगे, इंटरनलाइज। ठीक है, उसके बाद वो अपना परसेप्शन, अपना थॉट उसे प्रस्तुत करेंगे किसी भी सिचुएशन या किसी समस्या के सॉल्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि हम कंस्ट्रक्ट की बात करें तो ज्ञान का अर्जन बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। ऑपरेशनलाइज की बात करें तो वो भी अलग। तो यहाँ पे इंटरनलाइज करेंगे, सबसे पहले चीज़ों को आत्मसात करेंगे, अपने अंदर उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसका एक कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल के समस्या का समाधान अपने अपने दृष्टिकोणों में प्रस्तुत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 16 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा 17वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की की जो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी है उससे संबंधित कौन सा है। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, या फिर सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करें, संस्कृति, उन्होंने कल्चर की बात की है, लेकिन यहाँ पे निरपेक्ष की बात की है। निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल की बात की है, यानी कि कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कल्चर का कोई रोल नहीं रहेगा। क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलती से भी ना लगा दें, क्योंकि कल्चर की बात आई तो आप कहेंगे कि वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, लेकिन यहाँ पे कल्चर का कोई रोल नहीं है, यानी कि संस्कृति का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल
कॉग्निटिव जोड़ दिया है, इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक, यदि हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी ऑप्शन ऑपरेंट कंडीशनिंग देने वाले पावलोव हैं, ठीक है, या स्किनर। इसके बाद इनसाइट लर्निंग की बात करें तो ये हो गए हमारे चिंपैंजी वाले। इसलिए यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि पारस्परिक जो शिक्षण है उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, अपने पीयर्स और अपने ग्रुप में एक दूसरे के साथ सीखते हैं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल जो शिक्षण है या टीचिंग है, पारस्परिक शिक्षण बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहल की उपेक्षा की जाती है? वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है कौन सा एक पहलू है उसकी उपेक्षा की जाती है? ठीक है, उपेक्षा। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई? तो फ्रेंड्स जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की एक तो सामाजिक यानी कि सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं, एक बात करते हैं ये कल्चरल एस्पेक्ट की यानी कि सांस्कृतिक, इसके बात करते हैं लैंग्वेज की, भाषा की। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज। तो 3 हो गए, यानी कि सामाजिक एस्पेक्ट हो गया, सांस्कृतिक एस्पेक्ट हो गया, इसके बाद भाषा हो गई, किसी बच्चे की भाषा। ठीक है, समाज का और कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है इनके अकॉर्डिंग, और भाषा भी। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो बीच का हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे किसी बच्चे का समाज, किसी बच्चे की संस्कृति और भाषा की यदि हम बात करें तो ये विकास रहेगा बीच वाला। इसलिए ऑप्शन में हम देखेंगे तो समाज का भी प्रभाव पड़ता है, इस पहलू की उपेक्षा नहीं करते, सामाजिक की, सांस्कृतिक की नहीं कर सकते, और भाषाई संबंधी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो जैविक है उसकी हम उपेक्षा करते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की ये बात बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि ये हेरिडिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये इम्पोर्टेंस देते हैं इन्वायरमेंट को। यानी कि बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है, समाज में बच्चा वार्तालाप करेगा, समाज में इंटरेक्ट करेगा, उसकी लर्निंग, उसके विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल समाज का, उसकी संस्कृति का और बच्चे की भाषा का रहेगा, ना कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी यहाँ से हट जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? यानी कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर या फिर यूरी फ्रैंक ब्रेनर या फिर लेव वाइगोत्स्की? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाइगोत्स्की बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये ही सामाजिक और सांस्कृतिक एस्पेक्ट की बात करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन वाइगोत्स्की से संबंधित। हम जो 40 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, इसमें पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके अनुसार भाषा, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं या फिर स्वनिर्देशित वाक सहयोग करते हैं। तो फ्रेंड डी ऑप्शन कट जाएगा, सी कट जाएगा, बी कट जाएगा। यदि हम बात करें वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि संस्कृति और भाषा जो है बच्चे के विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, इसके साथ साथ उसकी सोसाइटी। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए टॉप 40 वाइगोत्स्की के संबंधित क्वेश्चन, इसका पार्ट 1 डिस्कस किया हमने, यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप यहाँ से पूरी हेल्प मिलेगी सीटेट 2020 के लिए, सीटेट 2021 के लिए जो 31 जनवरी को होने वाला है। यदि थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।